Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 14th of June 2022, Tuesday. Motivation of the day is you cannot plow a field by turning it over in your mind. To begin. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Stock rout deepens, rupee breaches 78 per dollar for first time. जिस तरह से इन्फ्लेशन ऑल अक्रॉस द कंट्रीज देखने को मिल रही है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिल रही है, उसकी वजह से देर इज़ अ अनसर्टनिटी और देर इज़ अ फेयर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर अबाउट द एग्रेसिव रेट हाइक। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात की अनसर्टनिटी है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन जो है नए टारगेट्स टच कर रही है, नए हाइट्स टच कर रही है, उसके बाद उस पर्टिकुलर कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स हैं दे विल गो फॉर एग्रेसिव रेट हाइक। और जैसा कि हमें यूएस फेडरल के केस में और आरबीआई इंडिया के केस में देखने को मिला, रिसेंटली दोनों ही सेंट्रल बैंक ने जो पॉलिसी रेट से उनको इंक्रीज किया जस्ट टू curtail द inflation. So because of this fear of more aggressive rate hike amid the high inflation all across the world led to the equity sell off. क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो पॉलिसी रेट हाइक पर जा रहे हैं या इंटरेस्ट रेट हाइक पर जा रहे हैं जस्ट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो कहीं ना कहीं इस डिसीजन का इकोनॉमिक ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टर एंटिसिपेट कर रहे थे कि पोस्ट पैंडेमिक जो इकोनॉमिक रिकवरी होगी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डेफिनेटली वो रेट अचीव नहीं हो पाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मोर स्पेसिफिकली इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। और उसी की वजह से, इसी फियर की वजह से इक्विटी में सेल ऑफ देखने को मिला और जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं सेंसेक्स और निफ्टी उसमें क्लियरली विजिबल हुआ। तो अगर मंडे को देखें तो मंडे में सेंसेक्स ने अपना बिगेस्ट फॉल रजिस्टर किया देन 3 मंथ्स। और इसी तरह यूएस का S&P 500 इंडेक्स ने भी बेयर टेरिटरी में स्लाइडिंग रजिस्टर करी और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन के फॉर्म में भी दिखा। इंडियन रुपी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.25% से डेप्रिशिएट होकर के फ्रेश लाइफ टाइम लो पर पहुंच गया, दैट इज 78.04 INR पर डॉलर। तो 78 का मार्क इंडियन रुपी ने पहली बार क्रॉस किया है बिकॉज ऑफ दिस इक्विटी सेल ऑफ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन अगर इंडियन रुपी को हम काउंटर पार्ट कंट्रीज या अदर एशियन पेयर से कंपेयर करें तो डेफिनेटली इंडियन करेंसी ने इन कंपैरिजन टू द अदर एशियन पेयर्स हैज़ परफॉर्म्ड वेल, which were hampered due to the hotter than expected US inflation data. तो रिसेंटली यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया और जो एंटिसिपेशन थी उससे ज़्यादा यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। और ज़्यादा इन्फ्लेशन मीन्स एग्रेसिव रेट हाइक, एग्रेसिव रेट हाइक मीन्स लेस इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड लेस इकोनॉमिक ग्रोथ इट मीन्स देर इज़ अ लेस प्रॉफिट फॉर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और FIs, एंड दैट इज़ वाई दे आर सेलिंग ऑफ। इंडिया में अगर सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स ने अप्रॉक्सीमेटली 2.7% का फॉल रजिस्टर किया और यही सेम पैटर्न हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। निफ्टी में भी अप्रॉक्सीमेटली 2.6% का फॉल रजिस्टर हुआ बिकॉज ऑफ दिस इक्विटी सेल ऑफ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दीज आर द बिगेस्ट निफ्टी लूजर्स एंड वर्स्ट निफ्टी फॉल सिंस 2022। तो इस कैलेंडर ईयर में कितनी बार निफ्टी में बड़े बड़े फॉल या बिगेस्ट फॉल देखने को मिले हैं, तो दिस इज़ द डेटा, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और अगर लूजर्स की बात करी जाए तो बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा और हिंडाल्को वर द टॉप लूजर, टॉप निफ्टी लूजर्स। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि रुपी भी फॉल किया, उसके साथ में रीसेंट जो आरबीआई ने डिसीजन लिए हैं रेपो रेट हाइक को लेकर के, उसकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन में भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये न्यूज़ भी हम इसी सेम सेक्शन में कवर करेंगे। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 7.04% इन मे। अगर आप रेगुलरली न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अप्रैल के मंथ में CPI दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI ने अपने 8 सालों में सबसे
ज़्यादा इंक्रीज रजिस्टर किया था, सबसे ज़्यादा उछाल रजिस्टर किया था। अप्रैल के मंथ में जो CPI थी वो अप्रॉक्सीमेटली 7.79% तक पहुंच गई थी एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और उसी के बाद से इमीडिएटली RBI ने ऑफ साइकिल मीटिंग कॉल करी थी, रेपो रेट में हाइक किया था। तब से लेकर के आज तक RBI अप्रॉक्सीमेटली 2 बार रेपो रेट हाइक या पॉलिसी रेट हाइक पर या पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन पर जा चुका है। तो 7.79 टारगेट के बाद जो मई का डेटा है दैट इज़ इंडिकेटिंग कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है जिसको हम CPI से मेजर करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 7.04% तक डिक्रीज हो चुकी है। तो थोड़ा सा ईज आउट देखने को मिल रहा है CPI में। हालांकि ये जो लेवल है 7.04% का, ये भी अभी भी RBI के कंफर्ट लेवल से ज़्यादा है। RBI का टारगेट कितना, RBI की रेंज क्या है, 4 ± 2 यानी 2 से लेकर के 6। 2% इज़ द मिनिमम एंड 6% इज़ द मैक्सिमम CPI। तो 7.04 अभी भी RBI के कंफर्टेबल लेवल से ज़्यादा है, बट बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट एंड कूलिंग ऑफ द फूड प्राइसेस दिस डिक्रीज इन इन्फ्लेशन कैन बी सीन इन द मंथ ऑफ मे। हालांकि अगर इकोनॉमिक्स या एक्सपर्ट की बात करें तो देवर एंटिसिपेटिंग कि मई के मंथ में CPI जो है वो थोड़ा सा ईज आउट होगा। तो एक्सपेक्टेशन जो थी इकोनॉमिस्ट की अप्रॉक्सीमेटली 7.1% की थी, तो उससे ज़्यादा हमें डेक्लाइन देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 7.04% तक CPI पहुंच गई। हालांकि कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो वो 7.97% पर अभी भी है, जबकि अप्रैल में इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 8.09%। तो अप्रैल के मंथ के कंपैरिजन में मई में फूड जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से चीप हुए हैं, जिसकी वजह से CPI में जो डिक्लाइन या ईज आउट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये लेवल भी अभी RBI के टॉलरेंस लेवल से बहुत ज़्यादा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया फॉर टेस्ट एंड ट्रीट अंडर ट्रिप्स वेवर G33 इंडिया डिफर ओवर एक्सपोर्ट कर्ब्स ऑन फूड आइटम्स। तो ये जो दोनों न्यूज़ हैं ये WTO की जो रीसेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रही है उससे रिलेटेड हैं, तो इनको हम साथ में ही कवर करेंगे। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने WTO के पीनल डिस्कशन में बोला था कि जो रिच कंट्रीज़ हैं दे शुड अलाउ सम वेवर, दे शुड इंट्रोस्पेक्ट देम ओवर द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। और उस कॉल के बाद मंडे को जो इनॉग्रेशन के बाद से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के एक नेगोशिएशन जो चल रहा है उसमें जो रिच नेशंस हैं या बोल सकते हैं जो डेवलप कंट्रीज हैं दे आर कंटिन्यूसली अपोजिंग दिस पर्टिकुलर वेवर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन केस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। हालांकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू है ये ऐसा नहीं कि ये आज ये कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ही पॉपअप हुआ है, ये कई टाइम से चला रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज स्पेशली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में IPR वेवर को लेकर के इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज जो हमेशा से कॉल ऑफ करते हैं। उनका ये कहना है कि जो डेवलप नेशंस हैं दे हैव मोर रिसोर्सेज और उन रिसोर्सेज की वजह से वो एडवांस ड्रग्स या थेरापेटिक ट्रीटमेंट जो है वो डेवलप कर पाते हैं। लेटर ऑन दे एक्सप्लॉइट द डेवलपिंग कंट्रीज और द पुअर कंट्रीज बाई नॉट शेयरिंग द IPR को वो 20 ईयर्स के लिए 50 ईयर्स के लिए वो उस पर्टिकुलर मेथड को फॉर्मूला को रिजर्व करके रख लेते हैं। इसका मतलब केवल वही कंपनी जिसने वो IPR डेवलप किया है वही उसका कमर्शियल यूज़ कर सकती है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ पुअर नेशंस जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते उस पर्टिकुलर ड्रग को बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट, वो उस पर्टिकुलर ड्रग या उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से बेनिफिट नहीं ले पाते। जैसे कि हम बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ की, जहाँ पर अगर हम देखें तो मलेरिया से बहुत सारी जानें जाती हैं हर साल, but they cannot afford the costly treatment of malaria and they cannot produce that particular drug into their own territory because of the IPR rights। तो इसको लेकर के हमेशा से ही आर्ग्यूमेंट चलता रहा है डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। और इंडिया इसी वजह से जेनेरिक गुड्स जो है वो जेनेरिक जो ड्रग्स हैं उनके लिए बहुत फेमस है। और कई बार जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं स्पेशली US की कंपनीज़ वो इंडिया पर एलिगेशन लगाती हैं कि इंडिया जो है वो IPR का ब्रीच कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो एग्रीमेंट्स हैं कन्वेंशंस हैं उनको ब्रीच करके जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस ड्रग फार्मूला है उसको कॉपी कर रहा है फॉर
प्रोड्यूसिंग द जेनरिक ड्रग्स और मेडिसिन। तो ये तो रहा थोड़ा सा बैकग्राउंड। और हर बार डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंस में या किसी भी तरह की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में या समिट में ट्रिप्स का या हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो इशू है वो हर बार पॉपअप होता है। इस बार भी हमारे जो मिनिस्टर कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेशन सेशन में भी इस पर्टिकुलर इशू को रेज किया, स्पेशली कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके कंटेक्स में, जो कि कल के न्यूज़ में हमने डिस्कस भी किया था। और उस कॉल के बाद से कई सारे जो रिच नेशंस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या यूएस लेड जो ग्रुप है उसने अपोजिशन किया इंडिया के इस पर्टिकुलर प्रपोजल का। इन स्पाइट ऑफ दिस अपोजिशन फ्रॉम द रिच नेशन, इंडिया हैज़ कॉल्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ द थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज as a part of temporary patent waiver agreement. It means कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो थेरापेटिक ट्रीटमेंट है, डायग्नोस्टिक है, उससे रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो ट्रीटमेंट है, उसके केस में जो टेम्परेरी पेटेंट वेवर किया जाए, दैट कैन पेव द वे फॉर फ्यूचर नीड टू टैकल एनी सच क्राइसिस। तो इंडिया का कहना है कि पैंडेमिक जो कोविड-19 पैंडेमिक आई है, ऐसा नहीं कि ये लास्ट पैंडेमिक है, इसके बाद और भी ज़्यादा पैंडेमिक आ सकती हैं, आएंगी ही। तो वर्ल्ड को इस कोविड-19 पैंडेमिक से लेसन लेना चाहिए और ऐसे अरेंजमेंट्स करने चाहिए, स्पेशली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के केस में, कि फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई क्राइसिस आती है, इस तरह की कोई पैंडेमिक आती है, तो मेडिकल टेस्टिंग को लेकर के, मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर के आईपीआर जो है वो हर्डल ना क्रिएट करे। 20 months ago, India and South Africa had urged the WTO member nations to agree on the temporary waive some सेक्शंस ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआर। तो अगर हम बोलें ट्रिप्स तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है डब्ल्यूटीओ का, जिसके तहत जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनको सिक्योर किया जाता है। कंट्रीज़ जो हैं वो ऑब्लाइज्ड होते हैं कि अगर उनके टेरिटरी में किसी भी तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ रहा तो वो उसको सिक्योर करें, किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल के आईपीआर राइट को टोटली सिक्योर किया जाए। रिसेंटली इंडिया और साउथ अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ में इस चीज़ को लेकर के गुहार भी लगाई थी कि कोविड-19 के वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर के, थेरापेटिक ट्रीटमेंट को लेकर के, डायग्नोस्टिक को लेकर के जो भी नए एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें आईपीआर को वेव ऑफ कर दिया जाए अंडर दिस एग्रीमेंट। ट्रिप्स और ट्रिम्स के तहत उनको वेव ऑफ कर दिया जाए, जिससे कि जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है, थेरापेटिक ट्रीटमेंट है, वैक्सीन है, डायग्नोस्टिक है, उसका प्रोडक्शन मास में हो सके और वर्ल्ड इस तरीके से आने वाली पैंडेमिक से आगे भी टैकल कर सके। तो इंडिया ने ड्राफ्ट एग्रीमेंट प्रेजेंट किया है, हाउएवर फॉल शॉर्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रपोजल एंड इंक्लूड्स ओनली वैक्सीन। तो इंडिया ने जो रिसेंट ड्राफ्ट डब्ल्यूटीओ में दिया है उसमें फिलहाल के लिए वैक्सीन की ही बात करी गई, थेराप्यूटिक्स और डायग्नोस्टिक को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। बहुत सारे कंट्रीज से अपोजिशन देखने को मिला, बट एमिड ऑल दीज अपोजिशन इन 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एट जेनेवा, India has successfully submitted this particular draft for waiving of the intellectual property rights to ramp up the production of vaccine, especially COVID-19 vaccine, especially for developing and least developed countries. हालांकि इंडिया ने इस बात को भी एम्फेसाइज किया कि सिर्फ वैक्सीन जो है वो तो इनिशियल स्टेप है, थेरापेटिक्स और डायग्नोस्टिक को भी इस पर्टिकुलर वेव ऑफ में कंसीडर करना चाहिए एज पर आवर कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज़ जो कि डब्ल्यूटीओ से ही रिलेटेड है और डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से ही रिलेटेड है। G33 इंडिया डिफर ओवर एक्सपोर्ट कर्ब्स ऑन फूड आइटम। G33 is the group of developing and least developed countries। तो जैसा कि हमने G7, G20 के नाम सुने, इसी तरह G33 है। G33 में डेवलपिंग और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी ग्रुपिंग है ये, और इंडिया इज द की मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग। तो एज पर द न्यूज़, इंडिया ने जो कि की मेंबर है इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग का, इंडिया ने फूड आइटम के एक्सपोर्ट कर्व को लेकर के एक डाइवर्जेंट स्टैंस लिया है। जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन चल रहा है इस समय, एक वेव चली, चाहे वो वीट हो, चाहे वो सोयाबीन ऑयल हो, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे वो पाम ऑयल हो, सबको लेकर के जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की एक वेव चली है, उसमें इंडिया का डाइवर्जेंट व्यू रहा है इन कंपैरिजन टू द अदर G33 नेशन। तो अगर हम उस स्टेटमेंट को पढ़ें जो जॉइंट स्टेटमेंट G33 ने पब्लिश किया, उसके अकॉर्डिंग वी रीअफर्म द अर्जेंसी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग एन ओपन
and predictable agriculture trade to ensure the continuous flow of food, agriculture product as well as the input critical for agriculture and food production and supply chain. तो बेसिकली फूड प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक्सपोर्ट बैन को लेकर के G33 जो नेशंस हैं उन्होंने रिलैक्सेशन डिमांड करी है। हालांकि इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, इंडिया का जो स्टांस रहा है वो ये रहा है कि किसी भी तरह का एक्सपोर्ट बैन एप्लीकेबल है या जस्टिफाइबल है जस्ट टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी फॉर इट्स सिटीजन फर्स्ट। इंडिया का कहना है कि पहले इंडिया अपने सिटीजन्स के लिए, अपने देश के वासियों के लिए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेगी ताकि उससे खुद के कंट्री में कोई फूड क्राइसिस ना आए, इसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होगी। हालांकि अगर G33 की बात करें तो इस ग्रुपिंग, ये जो ग्रुपिंग है ये 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के साइड बाय साइड ही मीटिंग कर रही है। तो इंडिया का जो स्टांस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है G33 के। द जॉइंट स्टेटमेंट इज ऑल्सो साइलेंट ऑन India's proposal to allow export for public stock holding। और इस तरह का जॉइंट स्टेटमेंट जो कि G33 ग्रुपिंग कंट्रीज़ ने दिया है, इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें WTO की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसके आउटकम पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जो एक्सपोर्ट बैन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से एक फूड क्राइसिस जनरेट होने की सिचुएशन आ गई है। एंड मेनी डेवलप्ड कंट्रीज वांट एडवांस नोटिफिकेशन बाय एनी मेंबर कंट्रीज दैट इज सीकिंग टू पुट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द फूड आइटम्स। एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज का ये कहना है कि अगर आप किसी भी फूड कमोडिटी पर या एग्रीकल्चर कमोडिटी पर बैन लगा रहे हैं, उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ मंथ पहले आप उसके लिए नोटिस दें, जिससे कि जो अदर कंट्रीज हैं वो अपना स्टॉक प्रिपेयर कर सके, वो पहले से प्रिपेयर हो सके उस एक्सपोर्ट बैन के लिए। सडन बैन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और इंडिया को भी क्रिटिसाइज किया है गया है इस पर्टिकुलर वीट रिस्ट्रिक्शन के प्रपोजल को लेकर के। हालांकि इंडिया के अपने इश्यूज हैं। इंडिया का ये कहना है कि इंडिया की जब सबसे पहली जिम्मेदारी है वो अपने सिटीजन्स के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है, ना कि अदर कंट्रीज के लिए। सो लेट्स सी कि इस G33 और WTO की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें एक्सपोर्ट बैन को लेकर के कोई सब्सटेंशियल आउटकम देखने को मिलता है या नहीं। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इट इज़ बेसिकली एन एडिटोरियल जहां पर इंडिया के जो ग्रीन पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है ऑथर ने। देख लेते हैं, इट्स जल्दी से समझ लेते हैं शॉर्ट में कि एडिटोरियल है क्या। रेड मार्क इन ग्रीन पावर प्लांट्स। हम सभी जानते हैं कि इंडिया ने बहुत सारे कन्वेंशन, ऑब्लिगेशन साइन किए हैं फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन, फॉर प्रमोटिंग द ग्रीन एनर्जी यूजेस, फॉर गोइंग फॉर द लेस फॉसल फ्यूल एनर्जी यूज़, और उसको लेकर के बहुत सारे प्लान्स भी चल रहे हैं, चाहे वो हाइड्रो पावर हो, चाहे वो विंड पावर हो, चाहे वो सोलर पावर हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के बहुत सारे एम्बिशियस टारगेट इंडिया ने सेट किए हैं। सो बेसिकली इंडिया इज़ ऑन एनर्जी ट्रांजिशन मूव। जो फॉसिल फ्यूल या हम बोल सकते हैं जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उससे इंडिया अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो बहुत सारे एम्बिशियस प्लान्स हैं, इनिशिएटिव स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं। Except for the subsidies to keep the power distribution companies running at a loss, few states have money or plans for the critical sector. Recently जो हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर है उन्होंने स्टेट्स को बोला है कि वो एक स्टीयरिंग कमेटी सेटअप करें एट द लेवल ऑफ चीफ सेक्रेटरीज टू प्लान द एनर्जी ट्रांजिशन। और वो कमेटी बेसिकली जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, जो एनर्जी मूव हो रहा है इंडिया का नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्सेज में, उसको मॉनिटर करे। तो अगर हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन जेनकॉम या डिस्कॉम की बात करें जो कि ऑलरेडी लॉस में रन कर रही हैं, उसको अगर छोड़ दिया जाए, फ्यू स्टेट्स हैव मनी और प्लान्स फॉर द क्रिटिकल सेक्टर। लेकिन ऑथर का कहना है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत सारे स्टेट्स में हॉल्ट की सिचुएशन में, जिस तरीके से एनर्जी डिमांड बढ़ रही है उस तरीके से एनर्जी का जनरेशन जो है, एक्सपेंशन जो है वो नहीं हो रहा। अब चूंकि डिमांड बढ़ रही तो स्टेट्स को भी, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि वो उसी फॉर्मेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, एक्सपेंशन करें, जस्ट टू इंश्योर कि जो एनर्जी डिमांड है वो सफिशिएंटली फुलफिल हो पाए। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को भी साइट किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के, मोर स्पेसिफिकली एनर्जी सेक्टर में। तो ऑथर ने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स को भी साइट किया है और बहुत सारे इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं पावर सेक्टर में, और कहा है कि पावर सेक्टर में एक बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है जो कि मार्केट बेस्ड प्राइसिंग से रिलेटेड हो,
कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, जो सब्सिडीज़ हैं उनसे रिलेटेड हो, जो फ्री पावर है उससे रिलेटेड, बहुत सारे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं ऑथर ने और कहा है कि इन सारे एरियाज़ में पावर सेक्टर में रिफॉर्म की ज़रूरत है. द सोल्यूशन लाइज इन इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स दैट एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर. तो ऑथर का ये कहना है या बोल सकते हैं एडिटर का ये कहना है कि ये सारे जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है, जो भी स्टडिंग कमेटी गवर्नमेंट सेटअप कर रही है, इनका जो बेनिफिट है तभी रियलाइज होगा जबकि पावर सेक्टर में जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिफॉर्म्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए. और यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया, उसमें जिस तरह की इनइक्वालिटी है उसको भी ऑथर ने डिस्कस किया है. तो ये कुछ टेबल्स और ग्राफ्स दिए हुए हैं कि स्पेंडिंग पावर, सैंपल ऑफ द एनर्जी बजट ऑफ द स्टेट्स, और कहा है कि कुछ स्टेट्स के पास जो एनर्जी बजट है वो ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स जो हैं वो कम, उनको बजटिंग में उनका एलोकेशन कम होता है. जैसे कि अगर हम देखें 5 स्टेट्स दैट अकाउंट फॉर 50% ऑफ इंडियाज जीडीपी. कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. And this is the total capital outlay for different स्टेट्स और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो स्टेट वाइज भी जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली यूनियन गवर्नमेंट के लिए पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में. इसके अलावा लैक ऑफ मार्केट रिफॉर्म इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग हैज़ लिमिटेड द स्टेट्स एबिलिटी टू एक्सपेंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द क्रिटिकल ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी. तो ऑथर का ओवरऑल ये कहना है कि जितने भी क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए स्कीम्स गवर्नमेंट ले आए, जब तक कि जो की इश्यूज हैं, प्राइसिंग हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, एलोकेशन हो, उसमें गवर्नमेंट रिफॉर्म नहीं लाती तो क्लीन एनर्जी में मूव करना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, चाहे वो स्टेट्स गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट हो. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. डिज्नी स्टार्स वायाकॉन बैग मीडिया राइट्स. कल हमने डिस्कस किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 42K का जो रिवेन्यू है वो जनरेट हुआ है आईपीएल के ऑक्शन से. तो फिलहाल के लिए ये डिस्क्लोज हो चुका है कि किस पर्टिकुलर मीडिया कंपनी ने आईपीएल के राइट ली. जैसे डिज्नी स्टार एंड वायाकॉन बैक्स अ मीडिया राइट फॉर आईपीएल 23 to 27. तो इस सालों में अप्रॉक्सीमेटली 5 सालों के लिए नाउ डिज्नी स्टार एंड वायाकॉन हैज़ द मीडिया राइट फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ आईपीएल. और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर राइट के पास है जो वायाकॉन है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है. तो दीज आर द प्रोजेक्शंस and this is the approximately total revenue generation. 47 not 42, 47K करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेशन हुआ है टेलीविजन से, डिजिटल से, 18 मैचेस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर आईपीएल मीडिया राइट्स फॉर दीज फाइनेंशियल ईयर्स. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. NCLAT रिजेक्ट्स द अमेजॉन प्लेयर अगेंस्ट द सीसीआई ऑर्डर. सीसीआई ने जो केस चल रही, जो फाइट चल रही किसके बीच में? अमेजॉन, फ्यूचर और रिलायंस के बीच में, जहाँ पर अमेजॉन ये कह रहा है कि फ्यूचर और रिलायंस ने जो डील करी है दैट इज़ एंटी कॉम्पिटिटिव और उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करी हैं. अमेजॉन जो है वो एक प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर्स है फ्यूचर ग्रुप, और अमेजॉन को ये फर्स्ट राइट नहीं दिया गया कि उस डील को वो एग्जीक्यूट करे या उस पर्टिकुलर जो रिटेल्स हैं जो रिलायंस ने एक्वायर किए हैं उसको अमेजॉन को पहले ऑफर करना चाहिए था. ओवरऑल नक्शल यही था. हालांकि फ्यूचर का ये कहना है कि उन्होंने पहले अमेजॉन को ऑफर किया था, जब अमेजॉन ने रिजेक्ट कर दिया इस डील को तब हम रिलायंस के पास गए और तब से लेकर के इस डील में कुछ ना कुछ पेच लगे हुए हैं. रिसेंटली बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स के बाद में अमेजॉन ने सीसीआई के पास कंप्लेंट करी थी. सीसीआई को बताया था कि जो ये डील हुई है फ्यूचर और रिलायंस के बीच में, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हाइड किया गया है. अमेजॉन जो है वो एक प्राइम शेयर होल्डर्स है फ्यूचर में, अमेजॉन को पहले ऑफर नहीं करी गई डील. बहुत सारी कंप्लेंट करी. सीसीआई ने यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट किया और सीसीआई ने ये पाया कि अमेजॉन ने बहुत सारी खुद इन्फॉर्मेशन हाइड करी है जस्ट टू कन्विंस द सीसीआई कि ये डील इलीगल है, ये डील अनएथिकल है. और इसके बाद से सीसीआई ने अमेजॉन पर फाइन लगा दिया कि आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी on this particular future and Reliance deal, just to strike down 2019 deal between Future Group and Reliance, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1400 करोड़ की डील हुई थी. और इसी के बाद से सीसीआई ने फाइन लगा दिया अमेजॉन पे फॉर misleading the antitrust regulator to believe through false statement and material omission that the combination and its purpose were in the
इंटरेस्ट ऑफ अमेजॉन इन द बिजनेस ऑफ FCPL। और फाइन लगा दिया उस फाइन को लेकर के अमेजॉन फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपना ट्रिब्यूनल NCLAT के पास गया कि भाई देखो CCI ने हमारे पर अननेसेसरी का फाइन लगा दिया। अभी रिसेंट डिसीजन में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपना ट्रिब्यूनल ने बोला कि वॉट एवर fine, whatever penalty has been imposed by antitrust body competition commission of India is actually legal, और उस पर्टिकुलर डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया और जो अमेजोन की प्लिया थी उसको टर्न डाउन कर दिया। सो नाउ NCLAT हैज टर्न डाउन द अमेजॉन्स प्लिया दैट चैलेंज दैट CCI's order striking down its 2019 deal with the Future Group. So this is the key events that happened since 2019. तो फिलहाल के लिए NCLAT ने अमेजॉन की प्ले को रिजेक्ट कर दिया है। लेट्स सी कि अब अमेजॉन क्या इस पर एक्शन लेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नो एडवर्ट ऑफ ई-बेटिंग प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट टेल्स मीडिया। सो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मंडे को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, ये तीनों मीडिया को एडवाइस किया है दैट दे शुड रीफ्रेन फ्रॉम एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स। तो जो भी ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली बेटिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके एडवर्टीजमेंट से रिफ्रेम करें, सेइंग दैट बेटिंग एंड गैम्बलिंग आर इलीगल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज। केवल कुछ अगर स्टेट्स को छोड़ दिया जाए, 4 to 5 स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर गैम्बलिंग जो है, बेटिंग जो है वो लीगल है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो इंडिया की जो यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, उनमें बेटिंग और गैम्बलिंग जो है वो इलीगल स्पोर्ट्स के तौर पे लिया जाता है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को क्लियरली इंडिकेशन दिया है कि वो ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से के जो एडवर्टीजमेंट हैं उससे बचें, because this poses a significant financial and socio-economic risk for consumer। betting का और gambling का socio-economic जो impact है वो रिसर्च में वेल डॉक्यूमेंटेड है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोशल हेल्थ पर, इकोनॉमिकल हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ पर भी, जिसकी वजह से जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने तीनों तरह की मीडियाज़ को डायरेक्ट किया। हालांकि इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बाउंस रेट ईजेस टू 38 मंथ लो डिस्पाइट राइजिंग इंटरेस्ट रेट। बाउंस रेट हेयर मीन्स जो चेक बाउंस होते हैं, जो इंस्टॉलमेंट, जो प्रीमियम इंस्टॉलमेंट जो ऑटो डेबिट होती हैं, कभी कभी अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से बाउंस हो जाते हैं। आप सबको पता है चेक बाउंस होता है हम कहते हैं, तो उसी बाउंस रेट के बारे में यहाँ पर डेटा प्रेजेंट किया गया है। सो द अनसक्सेसफुल ऑटो डेबिट रिक्वेस्ट, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बाउंस रेट भी बोलते हैं, वो 38 मंथ्स में अभी तक का सबसे लो हुआ है। सो द bounce rate is to 38 month low in value terms in the month of May। तो मई के महीने में जो बाउंस रेट है वो अपने 38 मंथ का सबसे कम परसेंटेज या सबसे कम वैल्यू में पहुंच गया। इट मीन्स मई के मंथ में जो बाउंस रेट है वो डिक्रीज हुआ है, और इतना डिक्रीज हुआ कि पिछले 38 महीनों में सबसे कम बाउंस रेट मई के मंथ में देखने को मिला, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग इन इंटरेस्ट रेट। कई सारे जो लोन्स हैं, जो प्रीमियम्स हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ किया है। इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वो इंक्रीज़ हुई होगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, उसके बावजूद भी मई के महीने में जो बाउंस रेट है वो कम हुआ है पिछले 38 महीनों के कंपैरिजन में या 38 महीनों की तुलना में। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NACH भी बोलते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तो इसके डेटा के अकॉर्डिंग जो मई के मंथ में है जो बाउंस रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 22% रहा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, डाउन टू 50 बेसिस पॉइंट फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अप्रैल के मंथ से अप्रॉक्सीमेटली 50 BPS का डिक्रीज देखने को मिल रहा है बाउंस रेट में। अगर प्री कोविड लेवल की बात करें तो प्री कोविड एवरेज बाउंस रेट इन वॉल्यूम टर्म्स वॉज अप्रॉक्सीमेटली 24 to 25%। ये बाउंस रेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिविजुअल्स की जो इनकम थी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी, और कई बार ऐसा देखने को मिला था कि जो LIC के पेमेंट्स हैं, लोन के रीपेमेंट्स हैं, बहुत सारे चेक्स हैं, वो बाउंस होना शुरू हो गया। तो बाउंस रेट सडनली बढ़ गया था बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन टू द
वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। बट अब जो है बाउंसिंग जो रेट है वो प्री पैंडमिक लेवल से भी डाउन हो चुका है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। AI chatbot has solved says इंजीनियर गूगल सस्पेंड हिम। तो गूगल के एक जो इंजीनियर हैं उन्होंने एक डिस्क्लोजर कर दिया था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट गूगल बना रहा है उसमें सोल है, सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग है। इस डिस्क्लोजर के बाद से गूगल ने उस पर्टिकुलर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, ये कह करके कि इस इंजीनियर ने कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट पर वो डिस्क्लोज करी है। हालांकि ये न्यूज़ मैंने क्यों कवर करी, क्योंकि हमेशा से टेक्नोलॉजी और एथिक्स के बीच में एक ट्रेड ऑफ रहता है। बहुत सारे एथिकल कंसर्न होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोर स्पेसिफिकली IT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और कई सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो सोशल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में बहुत ड्रास्टिक होने वाला है। देयर मे बी टाइम द टेक्नोलॉजी विल ओवरकम द ह्यूमन कन्वेंशन और कन्विक्शन। और गूगल हो चाहे वो मेटा हो, इन सब की जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रहे हैं उसको देख करके बहुत ज़्यादा एथिकल कंसर्न भी रेज हो रहे हैं। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में अगर सेंटिमेंट्स और फीलिंग के डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, सो दिस इज़ वन ऑफ द हाइटेस्ट डेवलपमेंट दैट एनी कंपनी इज़ गोइंग ऑन। हालांकि अभी इसका लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्क्लोजर के बाद जो गूगल का इंजीनियर है उसको डिसमिस या सस्पेंड कर दिया गया है बाई गूगल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ऑल न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस अपग्रेडिंग आर्सेनल, SIPRI या इसको बोलते हैं सिप्री। तो सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सिप्री स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सिप्री भी बोलते हैं। बेसिकली ये रिपोर्ट पब्लिश करता है किस चीज़ पर, न्यूक्लियर जो आर्म्स हैं उसमें कितना डेवलपमेंट, उसका कितना प्लॉरिफरेशन हो रहा है उसको लेकर के। एंड एज पर द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ सिप्री, द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस आर सेट टू बूस्ट देयर आर्सेनल इन द नेक्स्ट डिकेड। बहुत सारे, अगर हम न्यूक्लियर आर्म्स की बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, तो उसके प्लॉरिफिलेशन को लेकर के, नॉन प्लॉरिफिलेशन को लेकर के बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं जिसमें कंट्रीज़ ने साइन किया है कि वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसका प्लॉरिफिरेशन नहीं करेंगे। इसका मतलब उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जितने भी आर्सेनल हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे फेज वाइज मैनर में। और इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं अगर आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे। डिफरेंट मल्टीलैटरल एजेंसीज जो हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन को लेकर के ट्रीटीज साइन करी हैं। बट एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो भी ट्रीटीज हैं दे आर नॉट बीइंग इफेक्टिव। आगे आने वाले टाइम में जो भी वर्ल्ड्स के टॉप न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस हैं, दे ऑल आर सेट टू इंक्रीज देयर न्यूक्लियर आर्सेनल। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है, जिस तरीके से सिक्योरिटी सॉवरेनिटी को लेकर के रिस्क जनरेट हो रहा है, जिस तरीके से इकोनॉमिक डोलरम की सिचुएशन आ रही है, तो जो कंट्रीज हैं लाइक चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, UK, नॉर्थ कोरिया, they all are set to increase their nuclear armed or weapon instead of destroying them in phase wise manner। तो अगर कंट्रीज़ का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ये जो कंट्रीज़ हैं चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, UK, नॉर्थ कोरिया, दे आर इंक्रीजिंग देयर न्यूक्लियर वेपनरी, वेयर एज फ्रांस एंड इजराइल और आन बेसिकली हैविंग द स्टेबल स्टॉक पाइल, वो ना ही इंक्रीज़ कर रहे हैं ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। और अगर डिक्लाइनिंग या बात करें ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो डिक्लाइन कर रहे हैं अपना स्टॉक पाइल, उसमें USA का नाम है। तो USA जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, जबकि कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, UK, दे ऑल आर इंक्रीजिंग देयर स्टॉक पाइल ऑफ द न्यूक्लियर वेपनरी एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ऑन ग्लोबल न्यूक वॉरहेड इन्वेंट्रीज, जो कि रिपोर्ट का नाम है। आप इसको देख करके थोड़ा सा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पर डिटेल में जा सकते हैं, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम दिस कुड बी द इम्पॉर्टेंट न्यूज़। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.